गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। कल जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसके अंदर कोई वॉइस प्रॉब्लम की वजह से पूरा 30 मिनट्स का वीडियो था पर उसमें वॉइस आई नहीं, तो इस वजह से उसको डिलीट है मुझे करना पड़ा। मैंने अपलोड भी कर दिया था तो बाद में पता चला मैसेज के थ्रू कि इसमें कई वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस। पहले हम ऑस्मोसिस देख लेते हैं, जब वो समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में फिर हम देखेंगे यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए यहाँ पर जो घर में है जो एग्जांपल्स है वो पहले हम देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे किशमिश को पानी में भिगो के रख दिया तो नेक्स्ट डे वो सैलअप हो जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल आपने घर पे है वो देख रखा है और ये सिंपली डिनोट करता है वहाँ पर ऑस्मोसिस को ही। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल है, जैसे घर में मम्मी आपके जैसे अचार, दादी नानी मम्मियाँ जो अचार बनाती, पिकल्स जिसको बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जब अचार जो फ्रेश होता है तो उसमें आपने देखा होगा ध्यान से कि जो कैरी है वो एकदम फ्लफी होती है, वो इतनी ज़्यादा मतलब श्रिंक्ड है वो नहीं होती है। और कुछ टाइम के बाद में जब वो अचार थोड़े लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उसके बाद में जो हम देखते हैं वहाँ पर जो कैरी थी जो स्टार्टिंग में थोड़ी सी फ्लफी थी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट है वो था, फिर थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाएगी वो बिल्कुल ड्राइड फॉर्म में, श्रिंक्ड फॉर्म में आ जाती है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अभी किस टाइप के ऑस्मोसिस है वो तो हम जब आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, बट ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ के अंदर है वो देख रखे हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि किस तरीके से रूट से इतने टॉल जो ट्रीज होते हैं उनमें पानी है वो किस तरीके से पहुंचता होगा, तो वो भी ड्यू टू क्या होता है ऑस्मोसिस ही वहां पर रूट से लीव्स तक या और अदर पार्ट्स के अंदर है वो पहुंचता है। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो इसे हमें जानना समझना बहुत जरूरी है। तो इसको आज हम शुरू करते हैं समझना यहाँ पर। तो ऑस्मोसिस की जो डिफाइन है वो ये है यहाँ पर, इट इज द प्रोसेस in which solvent molecules move from low to high concentration मूव करेंगे। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, लो से हाई की तरफ जाएंगे, पर किसके थ्रू जाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्रू एसपीएम। ये एसपीएम क्या होता है, इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस होता है क्या, सबसे पहले डिफाइन की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ पर मूव करेंगे, वहाँ पर ट्रेवल करेंगे। कहाँ से कहाँ ट्रेवल करेंगे, तो वो करेंगे फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और थ्रू किसके करेंगे, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के है वो करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि किशमिश वाला, रेजिन जिसको बोलते हैं, तो उनको अगर हम पानी के अंदर वहाँ पर भिगो के रखते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि नेक्स्ट डे है वो सेलअप हो जाती है। तो वहाँ पर बाहर हमने पानी रख रखा था, प्योर सॉल्वेंट हो गया, और जो किशमिश है तो किशमिश के अंदर शुगर का कंसंट्रेशन क्या है, इट इज वेरी हाई। तो वहां पर पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं थ्रू एसपीएम। एसपीएम का काम कौन कर रहा है, जो उसकी आउटर मोस्ट जो सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं किशमिश की, तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है, जो वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने में से अलाउ है वो होने देगी वहां पर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर चले जाएंगे तो वो एकदम क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। इट इज फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं वहां पर, ऑस्मोसिस है वो कहते हैं। अब इसको और तरीके और एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक एग सेल, एक जो एग सेल है तो उसको हम एक की बजाय हम चलो दो लेंगे ताकि उसमें आपको दो अलग अलग फॉर्म्स है वो नजर आ जाए ऑस्मोसिस की। तो वहाँ पर हमने पहले क्या किया, जो एग सेल हम जो ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको अगर हम वहाँ पर डिप करके रखते हैं HCl के अंदर डिप करके रखेंगे तो वहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो उसका शेल होता है बाहर वाला वो हो जाएगा डिजॉल्व, इट विल डिजॉल्व द आउटर शेल। उसका आउटर जो शेल होगा, हार्ड शेल होगा, वो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।
अब वहां पर ये हमने जो 2XL ली है, अब जिनका शेल हमने हटा दिया है, डिसॉल्व करवा दिया है, अब इन XL को हम क्या करेंगे यहाँ पर समझने के लिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस, तो हम वहाँ पर एक पर्टिकुलर XL को तो डिप करेंगे प्योर वाटर के अंदर और दूसरे XL को हम डिप करेंगे वहाँ पर सलाइन वाटर के अंदर। सलाइन वाटर का मतलब वहाँ पर जिसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। 3 इस तरीके से यहाँ पर एक जो नॉर्मल एग है वो हमने जो नॉर्मल साइज थी एग की जो हमने लिया स्टार्टिंग के अंदर वो दिखाने के लिए यहाँ पर बनाया है। नॉर्मल एग सेल इस टाइप की थी। फिर नेक्स्ट में हमने पानी लिया, ये पानी मैंने बना दिया यहाँ पर, और इसके अंदर जब हम ये एग सेल रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद में इसका साइज आपको ये दिखाई देगा। तो इसके कंपैरिजन में इसका साइज क्या हो गया, एनलार्ज है, वो हो चुका है। तो ये था वाटर। अब एक यहाँ पर कंडीशन हम ऐसी लेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पर सलाइन वाटर है वो ले रहे हैं। तो ये सलाइन वाटर हो गया। सलाइन वाटर मतलब यहाँ पर नमक की कंसंट्रेशन क्या है, हाई हमने कर रही है। तो यहाँ पर ये एक्सेल हो गई। तो यहाँ पर अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसका साइज तो क्या हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है, और इसका जो साइज है वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। श्रिंक्ड एक्सेल इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और ये है स्वेल्ड अप एक्सेल। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर तो एक्सेल है वो स्वेलअप हो गई और यहाँ पर क्या हो गई, श्रिंक हो गई। तो वही यहाँ पर होगा। अगेन ऑस्मोसिस के थ्रू हमें समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस हुआ यहाँ पर किस टाइप का हुआ। इसमें क्या है कि अंदर यहाँ पर जो भी एक्सेल है हमने बाहर क्या रखा था, प्योर वाटर रखा था। तो बाहर वहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंसंट्रेशन बाहर कैसी है, लो। और एग के अंदर जो भी यहाँ पर एग के अंदर जो भी हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर है वो जो प्रेजेंट है उसके अंदर वहाँ पर कंसंट्रेशन कैसी है, वहाँ पर हाई। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, वाटर मतलब सॉल्वेंट विल मूव फ्रॉम लो टू हाई। लो टू हाई गया। अब लो टू हाई का मतलब क्या हुआ, ये इसके अंदर जाना शुरू कर देगा। तो अंदर जाना शुरू किया तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। तो जब यहाँ पर अंदर इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर अगर जा रहे हैं तो अंदर का मतलब हो गया एंडो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब भी क्या होता है, अंदर। तो यहाँ पर जब अंदर की तरफ मूव करेंगे वहाँ पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो उसको बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या किया, जो बाहर सलाइन वाटर लिया तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन कैसी थी, हाई थी। किसके कंपैरिजन में, इसके अंदर। इसके कंपैरिजन में जो भी यहाँ पर मिक्सचर था तो उसकी कंसंट्रेशन लो है और उससे ज़्यादा हमने बाहर प्रिपेयर कर दी। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी वहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, लो टू हाई जाएंगे। तो मतलब लो से कहाँ जाएंगे, वो हाई की तरफ, मतलब बाहर निकल कर आ जाएंगे। तो बाहर निकल कर आए तो मतलब उस टर्म को हम बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। तो जब बाहर निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने वहाँ पर सुना होगा एक्सो स्केलेटन, मतलब जो बाहर का स्ट्रक्चर जो हमको दिखाई दे रहा है, और जो एंडो का मतलब अंदर। ठीक है, तो ये जो दो टर्म है उनसे आप समझ सकते हो कि भाई ऑस्मोसिस है वो कितने टाइप का होता है। तो ये पूरा एग्जाम्पल था एक्सेल का। और इसके और भी एग्जाम्पल जो मैंने अभी आप लोगों को बताए थे वो थे, जो रेजिन वाला एग्जाम्पल आपको बताया था, पिकल वाला एग्जाम्पल बताया था। तो अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि भाई इसमें से रेजिन वाला कौन सा ऑस्मोसिस शो कर रहा है और पिकल वाला कौन सा ऑस्मोसिस है वो शो कर रहा है। बाद में तो मैं बताऊंगी वीडियो के दौरान। अभी हम देखते हैं यहाँ पर टाइप्स हो गए यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस और एक हो गया यहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब यहाँ पर हो गया बाहर, आउटसाइड, और एंडो का मतलब क्या हो गया, अंदर। ठीक है, इनसाइड। जैसे भी आपको याद रखना हो
आउटसाइड या इनसाइड या आउटसाइड वैसे याद रख लो, या अंदर या बाहर वैसे याद रख लो। जैसे एक्सटर्नल, अभी 12th वालों बच्चों को तो पता होगा कि भाई बोर्ड में है एक्सटर्नल आता है, तो एक्सटर्नल मतलब बाहर से आता है, तो उसी तरीके से एक्स यहाँ पर आ रहा है एक्सो, तो इसका मतलब बाहर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, वो बाहर की तरफ है वो मूव करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वहाँ पर एक्सोऑस्मोसिस। जब वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ है वो ट्रेवल करेंगे, तो वहाँ पर क्या कहेंगे उसको, एंडोऑस्मोसिस। अब आप चाहे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इन दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल विल मूव इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो वहां पर वो कैसे हो जाएंगे, जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी। और इस प्रोसेस में अंदर क्या होगा, इन दिस प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल will move outside the cell, सेल से बाहर जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने कुछ आपको दिया था, वर्क दिया था आपको, वीडियो देखते देखते मैंने कहा आपको बताना है कि भाई रेजिन जो हम पानी में डिप करके रखते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, और जो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के ही एग्जाम्पल्स की हैं, इसमें से हम देखते हैं यहाँ पर। तो पानी अगर किशमिश के रेजिन के अगर अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो रही है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, एंडोऑस्मोसिस का। अब वही जो पिकल्स का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो पिकल्स के अंदर क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जो कैरी आप लोग जो देखते हो पिकल्स के लिए, जो वहाँ पर वो थोड़ी सी फ्लफी होती है, कुछ टाइम के बाद में वो ड्राइड फॉर्म में आ जाती है, श्रिंक्ड फॉर्म में आ जाती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर अगर जैसे जो रेजिन ही बनती है, जैसे अंगूर से रेजिन है जो बनाते हैं, तो अंगूर का और रेजिन का अगर आप जो स्ट्रक्चर है वो कंपेयर करके देखो, तो वहाँ पर क्या होगा कि भाई जो अंगूर है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फ्लफी है वो रहता है, और वही जो रेजिन्स होते हैं वो बहुत ड्राइड फॉर्म में रहते हैं, रिंकल्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो कहाँ चले जाएंगे, आउटसाइड चले जाएंगे। उसी तरीके से पिकल्स के अंदर क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स है वो आउटसाइड चले जाएंगे। तो वहां पर जब आउटसाइड चले जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वहां पर एक्सोऑस्मोसिस है वो कहेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ऑस्मोसिस के टाइप्स है वो क्या होते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है वो रहता है बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, बहुत मेजर कंफ्यूजन रहता है क्लास में। जब भी बच्चों से पूछा जाता है कि भाई दोनों की डिफाइन है वो बताओ, तो उस समय बहुत मतलब लो टू हाई, हाई टू लो, इस तरीके से जवाब आने लग जाते हैं, क्योंकि क्लियर ही नहीं रहता, क्योंकि एग्जाम्पल्स लर्न नहीं है। अगर एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप समझोगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन है वो नहीं होगा। तो डिफ्यूजन को पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि भाई डिफ्यूजन है वो क्या होता है। डिफ्यूजन को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं पहले। अब जैसे कि आपके घर में किसी भी पर्सन ने या आपने ही वहाँ पर डीओ लगाया या स्प्रे लगाया, तो जिस जगह पर आप डीओ या स्प्रे लगा रहे हो वहाँ पर एरोमा के पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर एरोमा के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरे कमरे में दूसरे जो भी जिनमें आपकी मम्मी बैठी हुई है, कहीं और कोई बैठा हुआ है, तो वहाँ पर जो एरोमा के पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है। पर टाइम के साथ में क्या होगा कि वो एरोमा के पार्टिकल्स जहाँ हाई कंसंट्रेशन है वहाँ से कहाँ मूव कर जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ है वो मूव कर जाएंगे। साथ ही साथ हमने घर में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं लगा के रखी होती, वो बिना उस मेम्ब्रेन के ही क्या है पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंस अगर देखो दोनों के अंदर, तो यहाँ पर पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, हाई टू लो जाएंगे, जबकि ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, वहाँ पर लो से हाई की तरफ है वो जा रहे थे, वो भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जा रहे थे। जबकि डिफ्यूजन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई सॉल्यूट जाएगा या सॉल्वेंट जाएगा, वहाँ पर कोई भी ट्रेवल है वो कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट है वो नहीं रहती है। जनरली बस इंटरमिक्सिंग होती है गैसेस के पार्टिकल के साथ में, और जो एरोमा के पार्टिकल्स है वो लो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चले जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। ये एग्जाम्पल नहीं तो घर में जनरली जैसे कभी भी जैसे हलवा वगैरह बना हो, आपने देखा हो कि भाई हलवा अगर बन रहा है तो बहुत तेज उसका जो एरोमा है वो हमको वहाँ तक मतलब अपने कमरे तक
मतलब आ जाता है और फिर हम पूछते हैं कि भाई क्या बन रहा है घर के अंदर, या बहुत ज़्यादा ही अच्छी जो एरोमा आ रही है तो फिर पड़ोसी भी पूछने के लिए आ जाते हैं कि भाई क्या बन रहा है। तो वहाँ पर एरोमा के पार्टिकल्स का ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पर डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होता है ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ेगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब हम गर्म कर रहे हैं, उस हलवे को बना रहे गरम गरम है, तो वहाँ पर उनकी गैसेस की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। तो और तेजी से वो दूसरी जगह तक, सब जगह है वो पहुँच जाएगा, सबको खबर है वो हो जाएगी। पर वही अगर बच गया, हमने उसको फ्रिज में रख दिया, तो फिर किसी को पता नहीं चलना है कि भाई वहाँ पर फ्रिज में कुछ चीज़ है वो रखी गई है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम होने की वजह से डिफ्यूजन है वो कम हो गया, एरोमा के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब वो कहीं पर भी डिफ्यूज है वो नहीं हो पाएगी। आप उसको वापस रीहीट करोगे तो डेफिनेटली वापस वो एरोमा के पार्टिकल्स है वो एक तरीके से सोते हुए जाग जाएंगे और वापस दूर दूर तक जाएंगे, ट्रैवल करेंगे और बाकी लोगों को और भी पता चल जाएगा। पर ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि डिफ्यूजन होता क्या है। तो इसमें आप बता सकते हो, इट इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स, मैं सिर्फ पार्टिकल्स लिख रही हूँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ है वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, वहाँ पर मूव है वो करेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन है वो कहेंगे। और यहाँ पर अगर गैसेस के रिस्पेक्ट में बोले एरोमा के जैसे, तो वहाँ पर इंटरमिक्सिंग हो जाएगी गैसेस मॉलिक्यूल के साथ में। और अदरवाइज अगर लिक्विड के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो लिक्विड के जो वहाँ पर पार्टिकल्स होंगे उनके साथ में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो लिक्विड के अंदर भी हम एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया स्प्रे का या डीओ का या इंसेंट स्टिक जिसको अगरबत्ती हम बोलते हैं, तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर जगह हम जला रहे हैं पर थोड़ी देर में खुशबू है वो हर जगह फैल जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस मत बोल देना, ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ऑस्मोसिस आते ही सबसे पहले दिमाग में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो आना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते, जैसे पानी है, पानी के अंदर आपने एक ड्रॉप है वो इंक डाल दिया, ये सारा पानी है, हमने ड्रॉपर से लेकर इसके बॉटम के अंदर वहाँ पर नीचे है वो एक ड्रॉप है वो डाल दिया इंक का। धीरे 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 यहाँ पर क्या होगा कि ये सारा इंक के पार्टिकल्स है वो पूरे पानी के अंदर है वो ट्रेवल है वो करने लगेंगे, और वहाँ पर धीरे धीरे पानी का जो कलर है कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, ब्लू या ब्लैक, जो भी जिस कलर की आपने इंक है वो मिलाई है तो उस कलर का आपको दिखने लग जाएगा। अब हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमने इसमें कुछ नहीं किया। यहाँ पर इंक के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा थी वहाँ से वो कहाँ जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट को चाहे तो आप कॉपर सल्फेट के साथ में भी करके देख सकते हो कि अगर हमने कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स यहाँ पर लिए जिनका कलर है वो ब्लू होता है और ये पानी है, अब आपने कुछ नहीं किया तो भी थोड़े टाइम के बाद में वहाँ पर धीरे धीरे ये जो कलर है ना वो अपने आप है वो क्या होता रहेगा, डिस्पर्स है वो होता रहेगा, और उसका जो पूरा कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू है वो हो जाएगा। डिफ्यूजन के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अपने एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो देखे हैं, तो एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर वहाँ पर वो किस तरीके से वहाँ पर रेस्पिरेशन है वो शो करते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि स्किन के थ्रू वहाँ पर क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर हाई से लो की तरफ जाएगी। जैसे बॉडी जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है बजाय बाहरी जो एनवायरनमेंट के, तो वहाँ से हाई से लो की तरफ जाएगी, उनकी स्किन के थ्रू है वो ट्रेवल कर रही है, तो उसको भी ये भी क्या हो गया, डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल है वो हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारे आसपास हैं वो देखने को डेली लाइफ में हमको देखने को मिल रहे हैं, बस हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा ऑस्मोसिस और कौन सा यहाँ पर डिफ्यूजन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस ही लिख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये एकदम क्लियर हो जाए, कभी हम भूले नहीं कि भाई क्या ऑस्मोसिस था और क्या डिफ्यूज़न है। और हमेशा अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को ही दिमाग में रखोगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो इस तरफ मैं लिख लेती हूँ डिफ्यूज़न, और ये हो गया ऑस्मोसिस
तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया डिफाइन। यहाँ पर डिफाइन के अंदर क्या आपको बताना है कि भाई यहाँ पर जाएगा मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये काम आपको खुद को करना है डिफाइन का, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर सेकंड पॉइंट हम क्या ले लेंगे यहाँ पर कि डिफ्यूजन है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों ही क्या कर सकते हैं वहाँ पर मूव कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ only solvent particles is involved। ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ का किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, जबकि यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही क्या कर सकते हैं, मूव है वो कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर क्या लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एसपीएम इज रिक्वायर्ड। एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर एसपीएम क्या हो जाएगी, मस्ट, मतलब बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस है वो नाम देंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हो गए कुछ। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर, ये किस में देखने को मिलता है डिफ्यूज़न। अभी जैसे मैंने आपको गैस प्लस लिक्विड दोनों के ही एग्जाम्पल बताए, जबकि ऑस्मोसिस है वो हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में ही देखने को मिलता है। तो किस में ऑब्जर्व होगा ये, लिक्विड के अंदर। इन लिक्विड अकर्स, और ये दोनों के अंदर गैस प्लस लिक्विड दोनों के अंदर ही देखने को मिलता है। अब एक लास्ट और है, इसके अंदर हम यहाँ पर ले लेते हैं कि डिफरेंस क्या होगा। तो डिफ्यूजन को हम यहाँ पर स्टॉप है वो नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट हो गया फिफ्थ पॉइंट, डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड। इसको हम किसी भी तरीके से इसको स्टॉप नहीं कर सकते, जबकि ऑस्मोसिस है इट कैन बी स्टॉप्ड। इसको हम चाहें तो इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम पढ़ेंगे, इट कैन बी स्टॉप। तो ये थे कुछ 5 यहाँ पर पॉइंट्स जो डिफरेंस हमें बता रहे हैं किसके बीच में, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। और लास्ट 6 पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है वो बता सकते हो आप, ताकि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पॉइंट्स है वो बन जाएंगे और आपके दिमाग में भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर है वो हो जाएगा कि भाई यहाँ पर डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर हम इनको डिफ्रेंशिएट है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एसपीएम, जो मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ। वैसे तो मैंने जो कल जितना जो वीडियो था जिसमें आवाज़ आई थी तो वो तो मैंने अपलोड किया था, तो सिर्फ वो एसपीएम वाला ही था जो पार्ट उस वीडियो का जिसमें आवाज़ है वो आ रही थी। अदरवाइज़ पूरा जो 30 मिनट्स का जो वीडियो था इतना मेहनत से जो बनाया था वो सारा का सारा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एसपीएम है वो किस टाइप की, जो मैं बार बार नाम ले रही हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पर सेमी परमेबल, जैसे सेमी का मतलब है कि वो हर किसी को अपने में से परमिट है वो नहीं होने देगी, क्रॉस है वो नहीं होने देगी, पार्शियली कुछ चीज़ों को ही परमिट है वो होने देगी। अभी कुछ चीज़ें क्या है, तो इसमें से सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो ही इसको क्रॉस है वो कर सकते हैं, जबकि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो इनको अपने में से अलाउ है वो नहीं करेगी। तो यहाँ पर इसकी डिफाइन है वो हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो, इन मेम्ब्रेन, a membrane which allows solvent molecules to pass through, अपने में से पास है वो होने देगी, बट यहाँ पर सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल्स होंगे, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू इट, वो इसमें से पास है वो नहीं हो पाएंगे। तो ये है हमारी
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ किसको पास होने दे रही है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने दे रही है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने में से पास है वो नहीं होने दे रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वहाँ पर सेमी परमेबल है वो कहेंगे। सेलेक्टिव हो गई नेचर के अंदर, हर किसी को अलाउ नहीं कर रही है, सिर्फ कुछ लोगों को ही है वो अलाउ है वो करेगी यहाँ पर। तो कुछ में क्या आ गए, वहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ गए, जो नहीं, जिनको नहीं अंदर जाने दे रही वो क्या हो गए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेंगे कि भाई एग्जाम्पल्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या आर्टिफिशियल कोई एग्जाम्पल है या नेचुरली हैं सारे। तो आर्टिफिशियल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आर्टिफिशियल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है वो है एक तो यहाँ पर कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसको लिख लेते हैं फॉर्मूले के साथ में, और भी नाम इसका कॉपर फेरोसाइनाइड। इसको बेस्ट वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो मानते हैं। अधिकतर एग्जाम्पल वो अधिकतर एक्सपेरिमेंट्स में इसी को यूज़ है वो किया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट को भी हम जिलेटिनस होता है, इस वजह से इसको भी हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में काम में लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का ये। अब ये तो हो गए हमारे आर्टिफिशियल। अब नेचुरल जो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो यहाँ पर प्लांट, साथ ही साथ एक पर्चमेंट पेपर है वो भी रह गया, पर्चमेंट पेपर, पर्चमेंट पेपर भी एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो काम में लिया जाता है। अब यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट एनिमल सेल मेम्ब्रेन, वो होती है सेमी परमेबल। जैसे मैंने आपको किशमिश का एग्जाम्पल दिया था, अब वो बनी किसकी होती है, सेलुलोज की है वो बनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, बायो वाले बच्चों को वैसे पता होगा और अदरवाइज बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए कि प्लांट जो सेल है, एनिमल सेल है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा इस तरीके से कि भाई ये सारी चीज़ें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, किसके थ्रू बनी होती है, क्या आर्टिफिशियल एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या नेचुरल एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, वैसे तो जनरली बच्चों के आता नहीं है बट फिर भी आना चाहिए कि भाई ऐसा क्या है कि भाई ये सॉल्वेंट को तो जाने दे रही है और सॉल्यूट को है वो नहीं जाने दे रही है, ऐसी क्या चीज़ है। तो वहाँ पर कुछ थ्योरीज अलग अलग दी गई हैं। तो उसमें से जो पहली जो थ्योरी दी गई थी वो ये थ्योरी थी सीव थ्योरी, मतलब छलनी के जैसे काम करती हैं वो, स्ट्रेनर के जैसे काम करती हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको अपने में से जाने नहीं देती है और जो छोटे मॉलिक्यूल्स है उनको अपने में से क्रॉस है वो करने देती हैं। तो ऐसी थ्योरी को थोड़े टाइम तो चलो ठीक है उन्होंने मान लिया, फिर दिक्कत कहाँ आई, फिर दिक्कत तब आई जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे छोटे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे लार्जर। अब दिक्कत आई कि भाई अब ये सीव थ्योरी कैसे काम करेगी। अदरवाइज तो उन्होंने वो बता दिया था, जैसे चाय हम छानते हैं ना, तो चाय छानते तो टी लीव्स हमेशा कहाँ रह जाती है, स्ट्रेनर के अंदर ऊपर रह जाती है, और जो एकदम जो फिल्ट्रेबल जो एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट होता है वो जिसका जो हम कह सकते हैं कि जिसका पार्टिकल साइज स्मॉलर है वो उसमें से फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा। अब दिक्कत जब आई तब उन्होंने कहा कि भाई अब ये थ्योरी तो नहीं लग सकती जिसके अंदर वहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज तो हो गया छोटा और सॉल्वेंट के हो गए बड़े, तो अब कैसे उसमें से फिल्टर होकर नीचे आएगा। तो अब ये थ्योरी को हमें वहां पर रिजेक्ट है वो करना पड़ा। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जो वैलिड जिसको माना जाता है वो थ्योरी आई वो है वेपर प्रेशर वाली थ्योरी। तो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली वॉलेटाइल होते हैं, वेपर प्रेशर उनका हाई होता है, तो इजीली वहां पर उस जो पोर्स है उसमें से क्या कर सकता है, क्रॉस है वो कर सकता है। जबकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल होते हैं, उनका वेपर प्रेशर कम होता है, इस वजह से उसमें क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी है जो सबको सबसे वैलिड है वो मानी जाती है और इसको ही मतलब इंपॉर्टेंस है वो आज के टाइम में दी जा रही है। तो ये तो था हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वाला पार्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर, उस पर हम आ जाते हैं। अब ये जितनी भी मैं बार बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नाम ले रही हूँ, तो जैसे ही अगर मैं नाम लूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने वहाँ पर सॉल्यूट क्या मिलाया है, सोडियम क्लोराइड मिलाया है या कैल्शियम क्लोराइड मिलाया है, शुगर मिलाया है या कुछ और मिलाया है,
उन्हें तो सिर्फ नंबर से मतलब है, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो इंक्रीज्ड फॉर्म में है वो मिलेगी। ये है यहाँ पर इसका मेन बेसिस इस पर्टिकुलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ेंगे। मैंने जब डिफरेंस बताया था आप लोगों को ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर, तो मैंने वहाँ पर कहा था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम स्टॉप है वो कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। अगर जैसे हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो लगा दी। यहाँ पर तो है प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है, यहाँ पर हो गया सॉल्यूशन जहाँ कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और यहाँ पर हमने क्या लगा दी, बाहर से एक पिस्टन है वो लगा दिया, ये पिस्टन हमने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसा कि ऑस्मोसिस होने लगेगा, ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी वो कहाँ जाएंगे, लो से हाई की तरफ जाने लगेंगे। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान हम यहाँ पर सॉल्यूशन वाली साइड के ऊपर क्या है, प्रेशर है वो लगाना शुरू कर देंगे। तो प्रेशर जैसे जैसे हम वहाँ पर बढ़ाते जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा गया, एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का हमने फ्लो है वो रोक दिया, स्टॉप करवा दिया। तो वो प्रेशर जिसके ऊपर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लो करना स्टॉप हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और इसको हम कैसे शो करते हैं, HDG से शो करते हैं। ये फॉर्मूला है, वैसे इतना मतलब डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में इतना है नहीं, पर फिर भी फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को कि जो पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, H × D × G। हाइट और डेंसिटी और जो ग्रेविटी है इनको मिलाकर यहाँ पर फॉर्मूला है वो बन जाएगा, पाई = HDG। अब यहाँ पर इसकी डिफाइन है वो हम जरूर लिख लेते हैं कि भाई इसकी डिफाइन है वो क्या होगी यहाँ पर, तो इसकी डिफाइन होगी द एक्सटर्नल, क्योंकि हमने पिस्टन लगाया, पिस्टन का मतलब हमने प्रेशर हम बाहर से उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो द एक्सटर्नल प्रेशर at which solvent molecules stop to flow from solvent to solution, या फिर हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, हम ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हो कि जहाँ पर हमने प्रेशर हम बाहर से बढ़ाते गए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसा आएगा कि भाई सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो फ्लो करना स्टॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ, या तो हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, जो भी आपको इजीली याद रहता हो आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये था यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की है वो डिफाइन कि भाई क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमने एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू भी समझा यहाँ पर। तो अभी किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या यहाँ पर देख सकते हैं, क्या चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या पता होगी आप लोगों ने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एक इक्वेशन हम लोगों ने आइडियल गैस की पढ़ी थी, PV = nRT। ऑस्मोसिस है वो हम लिक्विड के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस पाई को हम रिप्लेस कर देंगे बाय पाई, इसको हमने रिप्लेस कर दिया और इक्वेशन क्या बना दी, PV = nRT। अब मुझे कैसे भी करके वहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है उस पर पहुँचना है, तो यहाँ पर इस n की जगह मैं और क्या लिख सकती हूँ, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस करके हम Gm/mm है वो लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में बात करें तो Wb/Mb जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा था, × RT हो गया। अब यहाँ पर
अगर मुझे ये चीज़ है वो अगर पता लगानी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी पाई इंटू वी और आर टी। तो ये इक्वेशन है वो बन जाएगी, जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड है वो कर सकते हैं। अब इसमें से एम बी, डब्ल्यू बी, आर टी, ये क्या क्या चीज़ें हैं इनको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो एम बी का मतलब तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन के अंदर मिला होगा उसका मास। फिर डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया। फिर यहाँ पर आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है ये सबको पता है, और मैंने बहुत बार पहले भी कहा है, कहाँ कौन सी वैल्यू हम लेंगे उसके लिए वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उस पर आप देख सकते हो। फिर टी है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, टी है वो टेम्परेचर, और पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हो जाएगा, और V यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। अब एक लास्ट हम यहाँ पर न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर बेस्ड कि किस तरीके से हम वहाँ पर मोलर मास है वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब देखते ही मतलब वॉल्यूम हो गया ये तो, ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 मतलब गिवन मास हो गया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया, और फाउंड टू बी 2.57, तो ये हो गया पाई बार में दे रखा है मतलब प्रेशर हो गया, और वो भी क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब आपको मॉलिक्यूलर मास है वो प्रोटीन का है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हम लगा देंगे कि भाई हमको एम बी है वो फाइंड करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो पहले हम लिख लेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी हैं। तो ये तो हो गया 300 केल्विन टेम्परेचर। अब यहाँ पर आर दे नहीं रखा, आर हमें खुद यहाँ पर वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी। तो मैं बार बार कह रही हूँ इसके लिए आपको वो वीडियो है वो देखना पड़ेगा जिसमें आर की वैल्यू कहाँ हम क्या पुट करेंगे। तो ये बार में दे रखा है, तो उस केस में यहाँ पर 0.083 यहाँ पर आपको वैल्यू है वो लेनी पड़ेगी यहाँ पर। और जो WB है, तो WB गिवन जो क्वेश्चन में है वो है 1.26 ग्राम हो गया। फिर जो पाई दे रखा है वो हो गया 2.57 इंटू 10⁻³ बार हो गया। और वॉल्यूम हमें दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.200 ये हो गया लीटर। ठीक है, लीटर हो गया। अब ये सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू V की जगह हम लिखेंगे 0.200। इनको जब सॉल्व करेंगे तो 61,000 हमको यहाँ पर मिलेगा 61,022 हमको यहाँ पर वैल्यू मिलेगी ग्राम मोल इनवर्स की। कहने का मतलब है कि जो प्रोटीन का जो हमको मास है वो मिल रहा है वो ये मिल रहा है। तो वो हम समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन्स है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, तो उनका मास है वो बहुत ज़्यादा आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इनका जो मोलर मास है वो क्या होगा, हमेशा हाई होगा। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं ये सारे, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस हैं सीधे न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को है वो कर सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ कोई वैल्यू क्या पुट करनी है वहाँ पर, और फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को है वो सॉल्व कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो जो कल नहीं बन पाया, पर आज वापस पूरी मेहनत करके आज इसको बनाया है। तो आप इतनी मेहनत करके 2 बार करके बनाया, तो इसको कम से कम 1 बार तो पूरा है वो देखना आप लोग। थैंक यू।